नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आदर्श क्लासेस पर। मैं गौतम झा आपके लिए लेकर आया हूँ आज क्लास 10th के ज्योग्राफी को लेकर। तो ज्योग्राफी में पहला लेसन आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है संसाधन। और संसाधन के विषय में महान राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी ने कहा है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में भी संसाधन के विषय में जानकारी ली होंगी, तो आइए हम लोग चलते हैं यहाँ से। यहाँ जो मैं आपको बताऊंगा संसाधन के विषय में विस्तार से, और उसके बाद आप लोगों को कहीं भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं संसाधन चैप्टर में आप लोग को संतुष्ट कर सकूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं संसाधन चैप्टर की तरफ। तो आइए साथियों, हम लोग चलते हैं अपने विषय वस्तु की ओर। तो सबसे पहले बात करते हैं संसाधन की। संसाधन हमारे चारों तरफ फैले जितने भी वस्तुएं हैं, हमारे जीवन को जो सरल एवं सुलभ बना देते हैं, वो संसाधन ही तो हैं। हम घर से स्कूल आने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, अपने मित्रों से बात करने के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, देश दुनिया की जानकारी प्राप्त करने के लिए टीवी का प्रयोग करते हैं, इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। ये सभी चीज़ संसाधन ही तो है। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं, संसाधन वह है जो हमारे जीवन को सरल एवं सुलभ बना दे। वैसे तो संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के ही होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन है जो हमारे प्रकृति के द्वारा हमें उपहार स्वरूप प्रदान किया गया है। प्रकृति ने हमें वो सारी वस्तुएं मुफ्त में प्रदान की हैं जो हमारे जीवन को जीने के लिए आवश्यक है, जैसे मिट्टी, जल, हवा। ये प्रकृति के उपहार हैं जो हमारे जीवन को सरल एवं सुलभ बना देते हैं। और जहाँ तक बात है मानव निर्मित संसाधन की, तो मानव खुद भी एक संसाधन है। और मानव अपने कौशल, मेरा मतलब है ज्ञान के दम पर भी संसाधन का निर्माण करता है। और हम कह सकते हैं कि समय के साथ मानव की विकास गति अपने चरमोत्कर्ष पर है, और अपने तकनीक और ज्ञान के दम पर मानव ने विकास की नवीन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए विकास की गति को और भी तेज कर दी है। जैसे मानव निर्मित संसाधन में हम रोज इस्तेमाल करते हैं ये चीज़ें, जैसे साइकिल, गाड़ी, मोटर, टीवी, मोबाइल। मानव ने ही तो बनाया है। मानव खुद भी एक संसाधन है। जैसे मानव संसाधन का निर्माण भी करता है और संसाधन का उपयोग भी करता है, जो यह साबित करता है कि मानव अपने आप में भी एक संसाधन है। और संसाधन के विषय में आगे बढ़ते हैं और आगे लेकर चलते हैं आपको। तो आपके एनसीईआरटी बुक में अब दिया हुआ है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, और स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन सजीव संसाधनों के समूह को जैव संसाधन कहते हैं, जैसे पेड़, पौधे, जानवर, हाथी, घोड़ा, बैल। ये सब जैव संसाधन जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक भी हैं और जो हमारी मदद भी करते हैं। अब बात करते हैं अजैव संसाधन की। निर्जीव संसाधनों के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे
आपकी कलम, आपकी कॉपी अजैब संसाधन है, निर्जीव है। इसमें इसका निर्माण मानव ने किया है और यह अजैब संसाधन है। तो अब चलते हैं आपको लेकर, हम लोग उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन भी 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन को समझते हैं। नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जिसका उपयोग कर हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कि हम उसका उपयोग भी करें और उसको पुनः प्राप्त कर लें। जैसा कि आपने देखा होगा, आपके टोले आस पड़ोस में सौर ऊर्जा प्लेट लगे होंगे जिससे रात में बत्ती जलती है। तो आपने देखा होगा, दिन में सूर्य की रोशनी से वो बैटरी चार्ज होती है और रात में बल्ब उससे जलाया जाता है, और रात भर फिर बल्ब जलने के बाद बैटरी डिस्चार्ज होती है। फिर सुबह सूर्य की किरण निकलते ही वह चार्ज होने लगती है और एक बार पुनः अगली रात बल्ब जलती है। ऐसा कि हम जानते हैं कि सौर ऊर्जा को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और अब चलते हैं अनवीकरणीय संसाधन की ओर। वह संसाधन जिसका उपयोग कर हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जैसे कोयला। कोयले को हम एक बार जला दें तो उसे फिर नहीं जला सकते। पेट्रोल, डीजल, ये एक बार खत्म हो जाए तो पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते। और इसका हमें उपयोग भी सोच समझ कर ही करना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति के जो उपहार हैं ये सीमित मात्रा में है, इसलिए हमें थोड़ा ध्यान रखकर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब चलिए चलते हैं, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला, व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वह संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे आपका घर, आपकी कार, आपका मोबाइल फोन सिर्फ आपका ही है, व्यक्तिगत है, उसका इस्तेमाल सिर्फ आप करते हैं या आपके पारिवारिक जन करते हैं। ऐसे संसाधन को हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। स्वामित्व के दूसरे रूप में दिखाया गया है सामूहिक संसाधन। सामूहिक संसाधन वह संसाधन होते हैं जिस पर किसी समूह का अधिकार होता है। जैसे मंदिर। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन मीन्स राष्ट्र में व्याप्त संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि हमारे देश में उपस्थित नदियां, सड़कें, ये हमारे देश की जीवन दायिनी है, हमारे जीवन को सबलता प्रदान करती हैं, साथ ही साथ हमारे देश का भी ये आधार स्तंभ है। तो राष्ट्र में व्याप्त संसाधन को हम राष्ट्रीय संसाधन कह सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वह संसाधन जिस संपूर्ण विश्व का अधिकार होता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग ने देखा होगा, समुद्र किनारे से 200 किलोमीटर तक की दूरी को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है, और उसके बाद वाले जो समुद्र का एरा होता है, क्षेत्र होता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इस पर सभी देशों का अधिकार होता है। इसका आयात निर्यात उस मार्ग से कोई भी देश कर सकता है, तो उसको हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कह सकते हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जब समुद्र की बात छिड़ी है तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है? तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र जो है, किसी भी देश की तटरेखा से 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को
अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। जैसा कि आपने अभी तक देखा, मैंने संसाधन के विषय में आपको जानकारियां दी। इस विषय में महान भूगोल शास्त्री जिमरमैन ने कहा है कि संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। और हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। जी हाँ, उन्होंने सही तो कहा है। हमें संसाधनों का नियोजित रूप से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति के उपहार सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इसे हमें छोड़ना चाहिए। यही तो हमारी मानवता भी हमें सिखाती है। तो संसाधन का हमें नियोजित रूप से उपयोग करना चाहिए। इसलिए तो कहते हैं, संसाधन का उपयोगिता के अनुसार उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता, मतलब संसाधन संरक्षण कहलाता है। आज हम अगर संसाधन का संरक्षण और उपयोगिता के दृष्टिकोण से उसका उपयोग करेंगे तो हम भी उसका आनंद उठा सकेंगे और आने वाली पीढ़ियां भी उसका आनंद उठा सकेंगी। तो हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए अपने जीवन में कि हमें संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए। फिजूल की खर्ची से बचना चाहिए। चाहे संसाधन प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, उसका गलत तरीके से हमें उपयोग कदापि न करना चाहिए। इससे आने वाली पीढ़ी को हम खतरे में डाल सकते हैं। जितना हम संसाधन का संरक्षण करेंगे, उतना लंबे समय तक हम उसका उपयोग कर सकेंगे। तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि आपको एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि संसाधन संरक्षण क्या है। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल ही संसाधन संरक्षण कहलाता है या संसाधन नियोजन कहलाता है। आज के वीडियो में हम लोग संसाधन के विषय में जानकारी प्राप्त की। अब आगे हम लोग अगले चैप्टर के विषय में जानेंगे। आशा करता हूं कि मैं आप लोगों को संसाधन के विषय में पर्याप्त जानकारी प्रदान दे पाया हूं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। आप बने रहें हमारे YouTube चैनल आदर्श क्लासेस के साथ।